नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के विकास के लिए लगभग 5,000 करोड़ की स्वीकृति हुई है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट में पूरी तरह से उत्तराखंड की उपेक्षा हुई है। राज्य को कई तरह की उम्मीदें केंद्र से थी, लेकिन राज्य के हाथ केवल निराशा ही लगी है। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही टनकपुर रेल परियोजना को भी स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए, केंद्रीय बजट से उत्तराखंड की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि डबल इंजन का लाभ राज्य को मिलेगा, राज्य से पलायन रुकेगा, बेरोजगारों को रोजगार के रास्ते खुलेंगे, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, ग्रीन बोनस और हिल अलाउंस के लिए कुछ घोषणा होगी। लेकिन उत्तराखंड को निराशा हाथ लगी और केंद्रीय बजट ने हमें निराश किया। कुछ भी उत्तराखंड को नहीं मिला है। केवल 5,000 करोड़ रुपए रेल परियोजना के नाम पर घोषणा हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि कोई नई रेल परियोजना शुरू होगी या नहीं होगी, क्योंकि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग कुमाऊं रीजन में लंबे समय से हो रही है। उस पर भी आपने कोई फैसला नहीं किया। और जो रेल परियोजना कांग्रेस के दौर में स्वीकृत हुई थी, ऋषिकेश करण प्रयाग, उसी के लिए मुझे लगता है कि ये बजट है, क्योंकि उसका काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप अगर पुरानी ही परियोजना की पूर्ति के लिए बजट जारी कर रहे हैं तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। नया राज्य को क्या मिला है, हमारी उम्मीदों को कितने पंख लगे हैं, हमारे बेरोजगारों को कितना रोजगार मिलेगा, कितना बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, कितने उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि बजट में। आप शिक्षा के इतने बुरे हालात हैं कि लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं बड़ी भारी तादाद में। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, शौचालय नहीं है, पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है। लगातार अखबारों में समाचार छप रहे हैं सीरीजों के रूप में, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय बजट पर अब कांग्रेस ने भी अपने एक बार फिर से हमला बोल दिया है, और ऐसे में हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से अब केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस अब वापस से आरोप प्रत्यारोप का अब दौर चला रही है, तो ऐसे में क्या माने, क्या उत्तराखंड को जिस तरह की उम्मीदें थी वो केंद्रीय बजट में शामिल नहीं हो पाया? बिल्कुल विशाल, क्योंकि केंद्रीय बजट जो है इस बार पेश हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं की स्वीकृति की मैं बात करूं तो करीबन 5,000 करोड़ रुपए का जो है आर्थिक बजट जो है उत्तराखंड के लिए लागू किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बजट के आने के बाद निराशा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से रेल परियोजनाओं की मांग उत्तराखंड में होती रही, चाहे टनकपुर बनवासा रेल मार्ग हो, रामनगर गैरसैंण रेल मार्ग हो, या पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक रेल परियोजना हो, कर्णप्रयाग जोशीमठ रेल परियोजना हो, ऐसे में तमाम रेल परियोजनाएं हालांकि राज्य में स्वीकृत होनी थी। और ऐसे में 5,000 करोड़ का बजट जो है कांग्रेस इसको आड़े हाथों ले रही है, क्योंकि अभी तक वर्तमान में अगर मैं परिस्थितियों की बात करूं तो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग ही एकमात्र ऐसी परियोजना है जो राज्य में चल रही है। और इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर जो परियोजना चली थी कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग परियोजना, उसी के लिए ये बजट स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा अन्य रेल परियोजनाएं की जो है बात कांग्रेस ने की है, उनके लिए बजट की स्वीकृति नहीं हो पाई है। इसके लिए लगातार कांग्रेस हमलावर है। हालांकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो ये बजट है ये एक सराहनीय बजट है, उत्तराखंड को इससे हालांकि लाभ होगा, लेकिन अभी भी कांग्रेस नाखुश इस बजट से नजर आ रहा है, लगातार जो है सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में क्या माने, क्या मांग भी कांग्रेस पार्टी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, ये मांग कहीं ना कहीं की जा रही है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य, क्योंकि विशेष राज्य उत्तराखंड को दर्जा प्राप्त है। और ऐसे में तमाम चाहे आर्थिक पैकेज हो, आपदा प्रबंधन के लिए राहत पैकेज हो, चाहे बाढ़ भूस्खलन हो, तमाम ऐसी परियोजनाएं, चाहे इस पहाड़ों में शिक्षा बेहतर व्यवस्था बेहतर करने के लिए हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए हो, पेयजल व्यवस्था बेहतर करने के लिए हो, सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हो, विद्युत आपूर्ति बेहतर करने के लिए हो, तमाम ऐसी बजटों की मांग हालांकि कांग्रेस लगातार करती आई है। लेकिन इस समय अगर केंद्रीय बजट में हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं रेल और आपदा प्रबंधन के लिए ही उत्तराखंड को एक विशेष राहत पैकेज मिला है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय हमलावर है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर हो भी रही है और कह भी रही है कि कुछ नहीं मिला है केंद्र से, जो उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाया है ये बजट, लेकिन 5,000 करोड़ जो मिला है वो रेल परियोजनाओं के लिए ही तो मिला है।
जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि रेल परियोजनाओं के नाम पे हालांकि 5,000 करोड़ मिला है कि वर्तमान में अगर हम, जैसे हमने पहले भी बताया था कि कणप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग परियोजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मोदी का रहा है और इसको पूरा करने के लिए 2026 की जो है डेडलाइन उत्तराखंड के लिए दी थी। और कहीं ना कहीं इस बजट का एक बड़ा अंश उस प्रोजेक्ट में क्योंकि खपत होने की संभावना है, क्योंकि उसमें सुरंगों से होकर वो पूरा जो है रूट बनेगा। और ऐसे में उसके अलावा भी उसके इतर भी राज्य में कहीं अनेक परियोजनाओं की स्वीकृति हालांकि हुई थी, उन पर अभी काम होना बाकी है। इसके लिए कांग्रेस यहाँ पर हमलावर है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट ने योग शिक्षा को केंद्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने के संदर्भ में विशेष उल्लेख किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में भी प्राथमिक के उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए। महेंद्र भट्ट जी, डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ योग एजुकेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन करिकुलम। महोदय, 21 जून योग दिवस के बाद योग शिक्षा के लिए शिक्षा के महत्व को पूरे विश्व ने जाना है। अपने जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग का महत्व जीवन के लिए अनिवार्य महसूस हो रहा है। महोदय, आज के व्यस्त जीवन में अपने शरीर के लिए समय निकालना जटिल एवं कठिन प्रतीत होता जा रहा है। आदत में योग को लाना केवल विद्यार्थी जीवन की शिक्षा से ही संभव है। महोदय, उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। वहाँ माध्यमिक एवं शिक्षा में योग शिक्षा के लिए शिक्षित योग शिक्षकों को नियुक्ति देना शुरू किया है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के प्रयास हों, जिससे हम अपनी इस पुरातन शिक्षा से विश्व को लाभ पहुंचा। कारगिल युद्ध की जीत के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक के नेतृत्व में रजत जयंती मनाई गई है। इस मौके पर शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल तक मशाल रैली भी निकाली गई है, जहां पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय के नारे लगाए हैं। कारगिल की जीत को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हम इसे रजत जयंती के रूप में मनाना चाह रहे हैं। जितने भी हमारे सैनिक थे, उनका बलिदान, उनका शौर्य और उनकी हिम्मत के लिए हम ये मशाल रैली निकाल रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक रैली है जिससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 9000 फीट पे जो जितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, 527 लोग मरे हैं और साथ ही साथ उन्होंने शहादत दी है। उसके साथ ही साथ कम से कम 1600 लोग इंजर्ड रहे हैं। तो ये मशाल रैली उन्हीं के लिए, उन्हीं के बलिदान के एक सम्मान देने के रूप में है। ये रैली कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगी? ये रैली हम पिक्चर पैलेस से शहीद स्थल तक निकाल रहे हैं। शहीद स्थल में हम दिया जलाएंगे, एक अखंड ज्योति जलाएंगे और उनको सम्मान में और एक नारे। देश के सैनिकों को कम से कम याद किया जा रहा है। मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, देश के सभी नागरिकों, प्रधानमंत्री जी को भी, जो इतने बड़े उसमें उन्होंने ये जलसा किया है। सुना है क्या देश का जज्बा था जी सबके अंदर, उस टाइम देश का जज्बा था और सभी ने वहाँ, सभी हमारे सभी, चाहे वो आपकी इन्फेंट्री हो, चाहे वो आपकी सर्विस कोर हो, चाहे कोई हो, सब ने मिलजुल के वहाँ काम किया है और सब ने एक साथ काम करके आगे बढ़े। यमुनोत्री जानकी चट्टी में लगातार बारिश होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक पानी पहुंच गया है। जानकी चट्टी में 3 खच्चर और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहीं मार्ग बाधित होने के चलते NH बड़कोट के आसपास मार्ग सुचारू किए जाने के लिए भी मशीनरी कार्यरत है। मोटरसाइकिल है जो नीचे फंसी है, इसको निकलवाया जाएगा और आगे
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कावड़ मेले में कावड़ियों को स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। निरंजनी अखाड़ा स्थित चरण पादुका मंदिर में आयोजित कावड़ सेवा शिविर में श्री महंत रविंद्रपुरी, सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त, डॉक्टर नरेश चौधरी और SMJN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना भी किया है। टोटल कांवड़ क्षेत्र में 21 अस्थायी हॉस्पिटल हैं। 5 हॉस्पिटल्स हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी तरफ से हैं और 13 हमारे छोटे बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी हैं रूट पे इधर से लेके, तो टोटल 39 हमारे हॉस्पिटल्स इस समय कार्य कर रहे हैं, जिसमें 21 अस्थायी हैं और 64 एम्बुलेंस हैं जो हमने पूरे कांवड़ क्षेत्र में तैनात की हुई हैं। 2 एम्बुलेंस अब स्वामी जी की तरफ से भी हमें प्राप्त हो गई हैं, उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह से मिला के, और सभी दवाइयाँ जो भी हैं, रूटीन दवाइयाँ तो सभी हैं, एंटी स्नेक वेनम भी सभी अस्थायी शिविर पर हैं, ARV कुत्ते और बंदर के काटने के जो इंजेक्शन हैं वो सब में सबकी कोल्ड चेन मेंटेन की जा रही है। प्रॉपर तरीके से 24/7 हम उसे मेंटेन कर रहे हैं। और हमारी 7 बाइक एम्बुलेंसेज हैं जो अगर कोई जब अति भीड़ हो जाएगी या ऐसा होगा कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलेगा तो उस पर भी मरीज को ला के नियरेस्ट हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। और इन्हीं के माध्यम से हमें जब बहुत भीड़ होगी तो दवाई और जो भी इस तरह के इंजेक्शन हैं उनकी सप्लाई में भी इनका हमें सहयोग मिल रहा है। देखिए, मुझे सीएमओ साहब का फ़ोन आया था। मुझे सीएमओ साहब ने कहा था कि आपने पिछले साल भी जो एम्बुलेंस दी थी और इस साल भी आप दीजिए। तो मैंने सीएमओ साहब के कहने पे दोनों एम्बुलेंस जो मेरे पास है वो फ्री शुल्क, मतलब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसमें किराया आदि जितना भी तेल का खर्चा वो सब हम देंगे और फ्री सेवा के लिए हमने दोनों एम्बुलेंस दी है। जब तक कावड़ी हरिद्वार में रहेगा तब तक सेवा में दोनों गाड़ियाँ हमारी लगी रहेंगी। ये मैंने सीएमओ साहब को बोल दिया। मैं समझता हूँ हरिद्वार में तकरीबन सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। तब भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो हरिद्वार में भी सेवा नहीं कर रहा है, ये भगवान भोले के भक्त है, साक्षात भोलेनाथ है। ये इतनी दूर से आते हैं, जल लेके जाते हैं, इनकी सेवा करना सबके लिए अति आवश्यक है। और कावड़ियों को भी थोड़ा अपने संयम में रहना चाहिए, संयम बनाए रखे, शांति बनाए रखे, ताकि कोई वाद विवाद न हो, लड़ाई झगड़ा न हो। तो बाकी जितने भी हरिद्वार वासी है हम सबको जो है इनकी सेवा करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। भगवानपुर तहसील और खानपुर रेंज के हरिपुर टोंगिया गांव में बीजेपी नेत्री के रास्ता बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने मिलकर खानपुर रेंजर का पुतला फूंका है और नारेबाजी भी की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजस्व में आए गांव में रास्ते को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें ग्रामीणों ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और गांव की ही एक बीजेपी नेत्री पर रास्ते पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया था। मामला भैया गांव वाले बस क्या बताऊँ बात इनका है, तो अपनी चला रहे सारी यहाँ से। यहाँ रास्ता कभी यहाँ था नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था जब हम पढ़ते थे हम यहाँ पे इस स्कूल में, ठीक है। तब यहाँ खाली जगह थी बिल्कुल। यहाँ अब धीरे धीरे करके यहाँ सारा बंद हो गया रास्ता। जो भी एक यहाँ वो रास्ता हुआ था वो भी बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया सारा का सही, ठीक है। अभी तो उनकी अपनी हटधर्मी चल रही, नेताओं का सहयोग मिल रहा है, कहीं सुरेश राठौर का मिल जा, कभी किसी का मिल जा, कभी किसी का मिल जा। अब बस नए नेता बन रहे हैं, आजकल नए अपना काम हो रहे हैं सारे के सारे। तो देखिए जी, ये जो भाई लोगों ने बताया यही यार, ये मामला एक यही नहीं है, पूरे गांव में तो जिधर को भी आप निकलोगे तो रास्ते बंद करते जा रहे हैं लोग, जबकि ये ज़मीन फ्री की है, फॉरेस्ट की ज़मीन है। यदि इनको खरीदनी पड़े ज़मीन तो उस टाइम क्या हाल होगा। फ्री की ज़मीन में मतलब चारों तरफ से ये सुनो यार ये कि भाई इधर भी रास्ता बंद हो रहा है, उधर भी रास्ता बंद हो रहा है। तो ये इस तरह का अतिक्रमण मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब फॉरेस्ट विभाग जो है ये जिम्मेदार है। यहाँ पहले चावल बने थे और चावल एक दुकान थी इनकी, उस दुकान के चक्कर में इन्होंने वो सारा कब्जा लिया। मतलब कि 1 बिस्से ज़मीन थी, आज 15 बिस्से ज़मीन कर ली। अब इन्होंने रास्ता बंद करते करते वो 15 फुट से या 8 फुट पे ले आए थे। हमने कहा चलो 8 फुट ही चले, कोई बात नहीं। अब वो 8 फुट भी बंद करना चाह रहे। और मैं कह रहा कि मैं कम से कम भी 4-5 साल से इस चक्कर में लड़ रहा। एक हैंडपम्प उसका आया था,
मंदिर का, वो मंदिर का हेडपम्प इन्होंने अंदर ले लिया। एक बार रात को रावत दरोगा था, उसके साथ मेरी बहस होगी, वो कहने लगा थाने आइए। मैं कहा भाई मैं थाने क्यों आऊँगा, मैं तो अगला रास्ता जाऊँ, मैं थाने नहीं आने का। उसने वो काम वहीं रुकवा दिया। इत्तेफाक से मेरा ये बच्चा आया था उस टाइम, इसकी तबीयत खराब होगी, मैं दिल्ली चले गया। उसके बाद इन्होंने वो भी कब्जा लिया। और अब इन्होंने मेरे पर कुछ बीजेपी के नेताओं का इतना बड़ा दबाव है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कभी कोई। और हमारे पूर्व विधायक जो सुरेश राठौर जी, उनकी छत्रछाया में रास्ता बंद हो गया। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। देखा सवेरे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 4 अगस्त को लोहाघाट व्यापार संघ चुनाव के लिए लोहाघाट के व्यापारियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व व्यापार संघ कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी और प्रमुख व्यापारी मनीष जुकरिया के बीच सीधी टक्कर होगी, तो वहीं महामंत्री पद के लिए विवेक ओली और प्रमोद गहतोड़ी आमने सामने होंगे। व्यापार मंडल चुनाव प्रभारी भूपाल सिंह मेहता ने बताया है कि सभी पदों के लिए सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि आज नामांकन फॉर्म की जांच की जाएगी और 27 और 28 जुलाई को नाम वापसी की जा सकेगी। वहीं प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। नहीं, 6-9 हमारे नामांकन फॉर्म यहाँ पे बिके थे 24 और 25 तारीख को। और 25 तारीख जिसमें फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी, उसमें 6 लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए। इसमें अध्यक्ष और महामंत्री में हमारे चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 2 लोग हैं। एक अध्यक्ष में हमारे मनीष जुकरिया जी और सतीश मुरारी जी, और तुम्हारा महामंत्री में हमारे हैं तुम्हारा विकी ओली जी और गहतोड़ी जी, और उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में हमारे एक ही लोगों ने फॉर्म जमा किया है। और कल हमारी फॉर्म जांच की तारीख है। अगर उसमें उन दोनों के फॉर्म सही पाए जाते हैं तो उनको निर्विरोध घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही 4 तारीख को रविवार रामलीला मंच में हमारे 8 बजे से 3 बजे तक हमारी वोटिंग होगी, और उसके बाद 3:30 बजे से हमारी मतगणना होगी। मसूरी में पिछले 3 दिनों से चल रहा मजदूर संघ का धरना अब खत्म हो गया है। बता दें कि मजदूर संघ के कार्यकर्ता अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। वहीं अब कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म कर लिया है। उप जिलाधिकारी ने मजदूर संगठनों को बातचीत के लिए नगर पालिका सभागार में आमंत्रित किया, जहां मजदूरों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखा है, जिस पर एक्शन लेते हुए उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को जल्द से जल्द मांगों पर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। अधिकारी मांगे पूरी करो। सकारात्मक रूप से जो है वार्तालाप हुआ है, और पहली डिमांड जो थी उनकी, जो बेकरेल पार्किंग है, MDDA पार्किंग है, उसको लेकर थी। तो उसमें फाइलों का अवलोकन भी किया गया है काफ़ी डिटेल में। कुछ दस्तावेज मजदूर संघ से मांगे गए हैं। नगर पालिका में भी पुराने दस्तावेजों की खोजबीन की जा रही है, और उसके अनुसार ही विधिवत आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसके बारे में मजदूर संघ को भलीभांति जो है सूचित कर दिया गया है। आगे धरने की बात कर रहे थे जी नहीं, मुझे आशा है कि आज की बातचीत के बाद में इस तरीके का कोई मुद्दा रहेगा नहीं, क्योंकि हम उनकी सारी डिमांड्स पर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी डिमांड मजदूर संघ की जो थी वो इससे संबंधित थी कि जो IDH में जो घर बनाने का जो प्रोसेस थी, जो हंस फाउंडेशन के द्वारा निर्मित किए जाने थे, उसके लेकर थी कि शीघ्र उनका विस्थापन वहाँ पर किया जाए और घर जो है उनका निर्माण किया जाए। जी हमें जो है SDM साहब जी ने जो है 4 बजे ऊपर बुलाया था कार्यालय में अपना। तो उन्होंने जो हमारे 3 मुख्य बिंदु थे, एक था हमारा जो रिक्शा को ई-रिक्शा में चेंजीकरण का, उसके लिए उन्होंने जो है राज्य सरकार को लेटर देने को बोला है। कल वो लेटर देंगे।
अधिशासी अधिकारी जी के माध्यम से। दूसरा जो हमारा तो था कार पार्किंग, बेकरी हिल कार पार्किंग का, उसमें भी उन्होंने जो हमसे बोला है, उन्होंने उस पर भी जो हमसे एक लेटर मांगा है। काफ़ी कमी वहाँ पे पाई गई है उन कागज़ों में भी। और जो पैसा हमने उनको 10 लाख रुपए भरे थे, उसमें भी उन्होंने हमसे कल एक लेटर मांगा है कि जो हमने कल देना है और उसमें जांच होनी है। तीसरा मुद्दा जो हमारा सिपन कोर्ट का था, वो भी उन्होंने माता मंगला जी के लिए कल जो है लेटर बना के भेजने हैं, जिसमें कि हम भी वहीं पे रहेंगे। हमारे सामने जो है लेटर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के सकरखोला गांव में स्थित बटकेश्वर महादेव मंदिर से सकरखोला भुवनेश्वरी देवी तक कलश यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा में भारी संख्या में कई गांवों के श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं ने यात्रा में जय माता के नारे लगाए। साथ ही महंत अशोक गिरी महाराज ने अखंड महाज्योति का शुभारंभ भी किया। आज मां भुवनेश्वरी दरबार सकरखोला में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और एक अपने आप में एक ऐतिहासिक जोत का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जो अखंड जोत जलेगी, जिसमें 2250 लीटर तेल अभी हमने डाला है और उस जोत को प्रज्वलित किया है। उस जोत को प्रज्वलित करने में आज जो कलश यात्रा बटकेश्वर महादेव पत्थर पानी से मां भुवनेश्वरी दरबार तक निकाली गई, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा और यहाँ पर हमेशा ही मातृशक्ति का बार बार सहयोग रहता है और वो यहाँ के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। मैं यहाँ की मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद गोविंद भाई। देखो, माँ भुवनेश्वरी मंदिर से बटकेश्वर महादेव हमारा नीचे थाट के पास में शिवालय है, गांव में ही है। गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे है। बहुत दिव्य स्थान है बटकेश्वर महादेव। वहाँ से पत्थर पानी से अपनी कलश यात्रा चल कर के माता के दरबार आई और भव्य आयोजन रहा। इस भव्य आयोजन में सभी माताओं का, सभी का सहयोग रहा। समस्त उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम है। सब लोग अपनी अपनी पूर्ण श्रद्धा से सहयोग कर रहे हैं। जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव। कोटद्वार पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोटद्वार निवासी एक महिला ने थाने में साइबर ठगी की तहरीर दी थी, जिससे उसने बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पति के साथ ऑनलाइन फाइनेंस कंपनी के लोन दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इसी मामले में पुलिस ने आरोपियों को गुजरात से धर दबोचा है। कोतवाली कोटद्वार में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा लोन लेने के नाम पर एक कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया गया है, जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जांच में ये तथ्य पाए गए कि एक कंपनी है गुजरात से जो संचालित हो रही है, जिसमें कुछ लोग लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं, उनसे दस्तावेज लेते हैं और लोन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं, जिस आधार पे वो लोन की फ़ीस के नाम पर पब्लिक से धोखाधड़ी करते हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें कंपनी के जो मुख्य संचालक हैं उसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य अभियुक्त को नोटिस दिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गुजरात से गिरफ्तार किया गया है।